प्यारे किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई सेंटर बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे पशुओं की बीमारी के बारे में, जिसको हम लोग ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। इस बीमारी को ब्लैक लेग भी कहा जाता है। हिंदी में हम इसको फड़ सोज, जिसमें एक टांग की सोजन हो जाती है, इसलिए इसको फड़ सोज कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो बीमारी होती है, इसका कारण कुछ कीटाणु टाइप होते हैं, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। और नॉर्मली देखा गया है कि इस बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं, ये पशुओं की जो आंदें हैं, आंतड़ियाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। और इसके एडिशनल इस बीमारी के जरासीम मिट्टी में भी बाहर से होते हैं। जब ये बीमारी पनपती है, किस एज के ग्रुप्स में ये बीमारी आती है, ये देखा गया कि ज़्यादा तौर पे ये कैटल्स में बीमारी आती है, गो के पशु में बीमारी ज़्यादा आती है। कुछ एक्सटेंट तक भैंसों में भी ये बीमारी पाई जाती है, शीप में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो भी पशु अफेक्टेड होते हैं, जैसे जो कैटल हो गए, उनमें जो एज ग्रुप अफेक्टेड होता है वो तकरीबन 6 महीने से लेके 2 साल तक की पशु जो उम्र वाले पशु है वो अफेक्टेड होते हैं। जो ज़्यादा बड़े पशु हैं उनमें ये बीमारी कम होती है, लेकिन हम ये नहीं कह पाते कि उसमें बीमारी नहीं होती। बीमारी तो उनमें हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तौर पे ये जो ग्रोइंग अवस्था वाले पशु होते हैं, 6 महीने से लेके 2 साल की उम्र में बीमारी ज़्यादा तौर पे पाई जाती है। और दूसरा ये भी देखा गया, जो इस बीमारी के जरासीम हैं या कीटाणु हैं, ये कीटाणु जब हवा जहाँ पे कम होती है, हवा की अभाव वाली जगह में ये बीमारी के कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं। तो इसलिए ज़्यादा तौर पे ये बीमारी गर्मियों के महीनों में पाई जाती है। जहाँ कहीं बीमारी के ये कीटाणु होते हैं शरीर के अंदर, जब वहाँ पे गर्मी के कारण कुछ ऑक्सीजन कम पहुँचती है, तब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। और बेसिकली बीमारी कैसे होती है, जिन पशुओं के मैदे में ये बीमारी के कीटाणु पाए जाते हैं, ये बीमारी के कीटाणु गोहे के जरिए बाहर मिट्टी पे आ जाते हैं। और ये बीमारी के कीटाणु जब मिट्टी में आ जाते हैं, तो ये अपना रूप चेंज करके उनके इर्द गिर्द एक दीवार बन जाती है। और जब ये दीवार बनती है, हम इसको स्पोर्स बोलते हैं। और ये स्पोर्स एक ऐसे जरासीम हैं, ये चाहे 15-20 साल भी उस धरती में रहें या उस मिट्टी में रहें, तो इनको कुछ नहीं होता। एनवायरमेंटल टेम्परेचर में जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी ठंड हो, या हम कोई भी उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट डाल दें, ये स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म जिनके इर्द गिर्द दीवार बन जाती है, वो किसी भी चीज़ से मरते नहीं हैं। वो जमीन के भीतर एक्टिव तो नहीं होते, लेकिन वो जमीन के अंदर जीवित रहते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी कंडीशंस एनवायरमेंट्स में आती हैं, जब स्पेशली ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है, उस कंडीशंस में ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जिस जमीन में, जिस मिट्टी में ये मिले होते हैं, अगर वहाँ पे घासें पैदा हो, तो ये बैक्टीरिया उस घासों में भी आ जाते हैं। और जब पशु हमारे बाहर चरने के लिए जाते हैं, ऐसी घासों को खा लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हों, तब उनके पेट के अंदर ये ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं। तो ये देखें, जब पेट के अंदर चले जाते हैं, तो पेट के अंदर से ये खून में आते हैं। खून के फिर भीतर से सर्कुलेशन करके शरीर के उन हिस्सों में आ जाते हैं जहाँ पे ये बीमारी के कीटाणु पनपते हैं। और इस बीमारी में देखा गया, इस बीमारी के कीटाणु शरीर के जिस हिस्से में पनपते हैं, वहाँ पे मोटी मांस की लेयर होती है। जितना मोटा मांस ज़्यादा होगा, जितना मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होगा, वहाँ पे इस बीमारी के कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं। इसलिए जैसे आमतौर पे जैसे इसको हम फड़ सोज बोलते हैं। फड़ सोज का क्या मतलब, ये टांग का ऊपर वाला हिस्सा, इस नी ज्वाइंट से लेकर ऊपर तक ये बीमारियों के कीटाणु इस रीजन में रहते हैं। जब ये सूटेबल एनवायरमेंट्स में पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं,
तो सबसे पहले क्या होता है, इस हिस्से में हाइंड लेग्स, पिछली टांगों के किसी एक टांग में थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, बिल्कुल छोटी सी स्वेलिंग होती है। हम छोटी सी स्वेलिंग को उसको गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये बीमारी इतनी ज़्यादा स्पीड से फैलती है, 2-3 घंटों के बाद आप देखोगे ये स्वेलिंग का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ही पशु को बुखार आता है। बुखार के कारण पशु का खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन उसके 1-2 घंटे के भीतर ये स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पशु चल भी नहीं पाता। पशु अगर चलता है तो लंगड़ा के चलता है और उसके 1-2 घंटे के भीतर या 2-3 घंटों के भीतर ये सोज इतनी बढ़ जाती है कि पशु उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता, वो जमीन पे लंबा पड़ जाता है। और अगर हम इस स्टेज पे उसका इलाज करना चाहें भी, इलाज तो पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा तौर पे देखा गया छोटे पशुओं में 12 से 36 घंटों के भीतर भीतर उसकी डेथ हो जाती है। कई बार तो ये एक्यूट अटैक इतनी तेजी से आता है कि शाम को पशु को बीमारी हुई, सुबह हम लोगों को पशु मरा हुआ ही मिलता है। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फर सोज का या ब्लैक क्वार्टर का केस है? जब आप लोग किसी भी छोटे पशु में, ग्रोइंग पशु में कोई भी सोजन, कोई भी स्वेलिंग पिछली टांग में इस गोडे के ऊपर वाले पार्ट में देखते हो तो आप लोगों को उसी वक्त इस बीमारी के इलाज के लिए दौड़ना पड़ता है। अगर आप लोग थोड़ी सी अनगहली करोगे, 2-4-6 घंटे इंतज़ार करोगे तो इसमें बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ये हमारे कंट्रोल में इसको इलाज करना नहीं रहता। जब ये यहाँ से सोज बढ़ती है, सबसे पहले सोज बढ़ेगी, स्वेलिंग होगी, पशु में बुखार आएगा, उसके बाद लेमनेस आएगी, फिर पशु चलना फिरना बंद कर देगा। तो उसके बाद अगर आप सोज को हाथ लगा के देखोगे, ऐसे जब उसको हाथ लगाओगे, इस सोजन के भीतर हवा होगी और गैस होगी और वो उसकी आवाज आएगी जैसे हम जिसको हम कड़क कड़क आवाज बोलते हैं, जैसे भीतर में कोई गैस भरी हुई है, ऐसी उसमें आवाज आएगी। और उसके कुछ घंटों के बाद क्या होगा, उस चमड़ी का रंग वहां से डिस्कलरेशन हो जाएगी, उसका रंग भी बदल जाएगा, वो कालिश की तरफ, ब्लैक जिसको हम काला कहते हैं, काले रंग की तरफ उसकी चमड़ी हो जाएगी। चमड़ी बिल्कुल सूख जाएगी और सूखने के बाद उसमें कई बार क्रैक्स भी बन जाते हैं। जब चमड़ी काली हो जाती है तो इसका भाव अंदर से उसका सारा मांस गल चुका है, उसके अंदर से इतना गैस वाला पानी भर चुका है और उस गैस वाले पानी भरने से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऐसा जहरीला मादा पैदा करते हैं और यूं ही जहरीला मादा पैदा होता है, जहरीला मादा वहां से खून में आता है तो 2-3 घंटों के बाद पशु की मौत हो जाती है। तो ऐसे इस बीमारी के लक्षण आते हैं। इस लक्षणों से आप लोग आसानी से तय कर पाते हो कि यह वाकई ही ब्लैक क्वार्टर का केस है। लेकिन बात ये आती है कि अगर ये बीमारी आ भी गई तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इसका उपचार कैसे करोगे? इस बीमारी में जो जरासीम पाए जाते हैं वो केवल पेनिसिलिन के टीके को ही रिस्पॉन्स करते हैं। और पेनिसिलिन देखो मार्केट में 2 तरह की आती है। एक पेनिसिलिन जो क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल के रूप में होती है, उसको हम इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। एक पेनिसिलिन जो पानी में घुल जाती है लेकिन उसके वो क्रिस्टलाइन नहीं होती, वो उसका दूधिया सा रंग बन जाता है, उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं। लेकिन इस बीमारी में हम लोगों को जो पेनिसिलिन देनी है वो क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन देते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब हम पहली डोज जो देते हैं उसको इंट्रावीनस ही देते हैं, खून की नाली में ही देनी चाहिए और उसकी जो डोज है, मिकदार है, वो 10,000 यूनिट प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। अगर आप लोग इतनी मिकदार की दवाई इसको पेनिसिलिन को दे पाओगे तो तब ये बीमारी कुछ केसों में चेक हो जाती है। लेकिन कई बार जब बैक्टीरिया के अलावा वहां पे टॉक्सिन के लिए हम लोगों को केवल पेनिसिलिन से काम नहीं बनता, उस टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए हाइपर इम्यून सीरम आता है जो उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। आमतौर पे जिस इलाके में ये बीमारी के केसेस बहुत कम होते हैं उसमें हाइपर इम्यून सीरम मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती।
जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, जहाँ पे ये बीमारी अक्सर होती रहती है, उस इलाके में हाइपर इम्यून सीरम की अवेलेबिलिटी होती है। अगर हम पेनिसिलिन के साथ साथ हाइपर इम्यून सीरम की कम्बिनेशन दें, तब हम उस केस में पशुओं को बचाया जा सकता है। इसमें हम लोगों को कोई और मेडिसिन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेनिसिलिन ही इस जरासीमों के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। दूसरी बात आती है, कई बार जब हम कहते हैं बीमारी आ गई, नॉर्मली ये बीमारी बहुत 1, 2, 3, 4 पशु में कम आती है, पर कई बार इस बीमारी की आउटब्रेक्स भी आ जाती है। आउटब्रेक कैसे आती है? कई बार एक बीमारी का केस हुआ, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उस पशु के उस डेड बॉडी को हम लोग उठवा देते हैं। जो भी चमड़ा उतारने वाले बंदे होते हैं, जैसी हम लोगों को गाइडलाइंस हैं, चमड़ा उतारने वाले बंदे इनको बाहर ले जाते हैं ओपन जगह पे। ओपन जगह पे जब इसका चमड़ा उतार देते हैं, चमड़ा उतारने के बाद क्या होता है, इस रीजन में जहाँ पे स्वेलिंग आई हुई है, इस स्वेलिंग के भीतर से पानी निकलता है, और उस पानी की बहुत गंदी, जैसे कोई आपकी खट्टी की स्मेल हो, ऐसे खट्टी सी स्मेल आती है और बड़ी बदबू आती है। वो उस पानी में जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। जो जरासीम उस इलाके में उस सॉइल पे गिरते हैं, तो उसके जब स्पोर्स बन जाते हैं, तो वो सारी उम्र बीमारी फैलने का कारण बना रहता है। इसलिए ऐसे पशु को जब भी अगर बीमारी हो, पशु मर जाए, तो मरे हुए पशु के चमड़ा आप लोगों को कभी भी रिमूव नहीं करना है। उसका क्या करना, हम लोगों को उस पशु को एक नीची जमीन में खाई खोद के उसके भीतर हम पशु को गिरा देते हैं, या तो पेट्रोल डाल के उसकी डेड बॉडी को मचा देते हैं, या अगर हमने नहीं मचाना, उसके भीतर डाल के उसके ऊपर चूना डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं, क्योंकि उस बीमारी के जरासीम फिर उस टोए के भीतर ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन दूसरी बार कई बार देखा गया है, जब सॉइल में, धरती में, मिट्टी में ये ऑर्गेनिज्म मिक्स हो जाते हैं, उनके स्पोर्स बन जाते हैं, मैंने बोला 10-10 साल, 15-15 साल वो स्पोर जीवित रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। अगर ऐसे केसेस में कई बार सॉइल की इरोजन्स होती हैं, सॉइल की इरोजन्स का भाव क्या समझते हो, मिट्टी ज़्यादा तेज हवा के कारण ऊपर से चल जाती है, या जमीन की एक्सकेवेशन हो जाती है। जब मिट्टी, ऊपर वाली मिट्टी आगे चली जाती है, नीचे वाली मिट्टी से वो स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म निकल जाते हैं, तो ऐसे केस में अगर पशुओं को हम बाहर चरगा करेंगे, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी केसेस बीमारी के मिल जाते हैं। तो इसलिए आप सभी किसान भाइयों से बेनती है कि जब भी आप लोगों को कोई ऐसा केस मिलता है, ऐसे केस में आप लोगों को पशु को कभी भी खोलना नहीं चाहिए। उसको नीचे लंबा सारा टोया उठा के उसके बीच में फेंक के उसके ऊपर चूना डाल के उसको ऊपर से बंद कर देना चाहिए, ताकि ये बीमारी बाहर पनपे ही ना। तो ऐसे हम लोग इस बीमारी का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन जब बीमारी एक से ज़्यादा पशु में आ जाती है, एक पशु की डेथ हो गई, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ और पशु, आप लोगों के पास 20 पशु हैं, एक पशु की डेथ हो गई, तो हम कैसे इसको ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे? जो पशु बीमार हो गया उसका तो हम इलाज करते हैं, अगर इलाज के कारण नहीं बचा तो वो मर जाएगा, उसको हम बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। जो पशु बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, या जो पशु उस बीमार पशु के कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन इस केसेस में जो बीमार पशु के कांटेक्ट में दूसरे पशु आते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं कि उनमें बीमारी हो, पर बीमारी हो सकती है। तो ऐसे पशुओं में हम लोग उन सभी पशुओं की वैक्सीनेशन करते हैं। ब्लैक क्वार्टर के जो अगेंस्ट वैक्सीन आती है, उस वैक्सीन को हम 15 दिनों के बाद दोबारा फिर रिपीट करते हैं। लेकिन वैक्सीन लगाने के साथ साथ हम लोगों को उसको पेनिसिलिन की दवा भी साथ में देनी पड़ती है, ताकि अगर वो पशुओं में थोड़े बहुत बीमारी के जरासीम भी हों तो वो कम से कम मर जाएं। तो ऐसे आप लोग अपने इलाके में इस बीमारी को कंट्रोल कर पाते हो। एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न, इस बीमारी की वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, ये बीमारी की वैक्सीनेशन हम छोटे काफ्स को 6 महीनों की उम्र में करवा देते हैं। 6 महीनों की उम्र में वैक्सीनेशन करवा के उसके बाद हम आए साल, एवरी ईयर इसकी वैक्सीनेशन रिपीट करवाते हैं, तो हम लोगों को बीमारी, पशुओं को बीमारी नहीं होती अगर हम लोग इसकी आए साल वैक्सीन करवाते रहे। तो ये बातें थी ब्लैक क्वार्टर के बारे में।
अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो इसके बारे में तो आप लोग। हाँ सर, तो जैसे सर ये ब्लैक वाटर बीमारी में सर, तो इसमें सर जो है पशु जब इससे सर वायरस होता है सर, इससे जब संक्रमित हो जाते हैं सर, टेम्परेचर उसका लो होता है या सर टेम्परेचर हाई रहता है? ओके। और उसके सर जैसे इसमें जो वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं वो किस मौसम में करते हैं सर, उस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? हाँ प्यारे किसान भाइयों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बीमारी वायरल नहीं है, ये वायरसेस के कारण नहीं होती, ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण होती है। और मैंने आपको वो बोला था, जब ये बैक्टीरिया खून में आते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। नॉर्मली देखा गया है कि 106 तक टेम्परेचर भी पहुंच जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, 102-3 तक रह जाता है। लेकिन इस बीमारी की वैक्सीनेशन के संबंधी जो इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये इसको हम BQ वैक्सीन बोलते हैं, ब्लैक वाटर वैक्सीन, जो हमारे नॉर्मली पाई जाती है। उस वैक्सीन को हम लोग फार्मेलिन से किल करके, एलम प्रेसिपिटेट करके उस वैक्सीन को बनाते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों की वैक्सीन भी आती है, जैसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की ये रक्षा BQ के नाम पे भी आती है। तो ये आप लोगों को कौन सी वैक्सीन आपकी स्टेट में अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सरकार आपको कौन सी वैक्सीन की सप्लाई कर रही है। वो किसी कंपनी की वैक्सीन की सप्लाई कर रही है या वो खुद मैन्युफैक्चर करके कर रही है, लेकिन उसका नाम BQ वैक्सीन ही होगा। सर कभी कभी फील्ड में ऐसा होता है, पशु के पूरे शरीर में सर गैस बन जाती है और उसके सर जब हम लोग मांस को टच करते हैं ऐसे, तो उसमें चरचराहट की आवाज़ आती है पूरे शरीर से। स्टार्टिंग सर उसके पीछे से ही होता है, पीछे से होके पूरे शरीर पर से आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है प्यारे किसान भाइयों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये केसेस नॉर्मली होते हैं। ये ब्लैक वाटर की बीमारी में केवल जो गैस भरती है, केवल वो पट्ट के पार्ट में भरती है, लेकिन कई पशुओं के सारे शरीर में गैस भर जाती है। जब सारे शरीर में गैस भर जाती है, इसके दो स्पेसिफिक बीमारियां इसके कारण हैं। एक बीमारी को हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन और मैलिग्नेंट एडिमा। दूसरा, कई बार जब पशुओं को बहुत ज़्यादा गैस उसके पेट में भर जाती है, पेट में अफारा हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा गैस पेट में भरने के कारण कुछ गैस सबक्यूटेनियस चमड़ी के अंदर बाहर लीक कर जाती है, तो उसमें भी शरीर के अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर पेट के भीतर से गैस रिस के बाहर गई हो तो उसमें पशु को कोई बीमारी नहीं होती, वो केवल गैस की एकमुलेशन होती है जो पेट में ज़्यादा हो जाती है। उसमें पशु का फीडिंग ईटिंग नॉर्मल चलती रहती है, खाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही उसको कोई बुखार होता है, लेकिन पशु थोड़ा सा खाना कम खाता है। लेकिन दूसरी बीमारी जिसको हम गैस गैंग्रीन या मैलिग्नेंट एडिमा बोलते हैं, ये बीमारी भी तकरीबन उसी तरह के जरासीमों से है जिसका कारण ब्लैक वाटर है। लेकिन उसमें ब्लैक वाटर में एक तरह के जरासीम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस गैस गैंग्रीन बीमारी में 2-3 तरह के बैक्टीरिया इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये सभी बैक्टीरिया जब शरीर के अंदर घुसते हैं तो उसका घुसने का कारण क्या होगा? जब शरीर में कोई जख्म होगा, जब शरीर में कोई स्क्रैचेस होंगे, ऐसे बैक्टीरिया की एंट्री हमेशा किसी जख्म के जरिए होती है। लेकिन ब्लैक वाटर की बीमारी में शरीर के ऊपर जख्म नहीं होता, वो बीमारी शरीर के अंदर से आती है। उसमें इस पट्ट वाली जगह पे कोई जख्म नहीं होगा, वो बिल्कुल आपकी स्मूथ सरफेस लगेगी। लेकिन गैस गैंग्रीन में पशु की हिस्ट्री किसी जख्म की पक्की होगी, उस जख्म के जरिए ये स्पोर्स अंदर जाते हैं, पेट के जरिए फिर सारे शरीर में फैलते हैं, तो सारे शरीर में ऐसे गैस भर जाती है। तो उसमें उस बीमारी की भांति भी टेम्परेचर भी आता है, टॉक्सीमिया भी होता है, पशु का खाना पीना बंद भी कर हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट उसकी भी वही है जो हमने ब्लैक वाटर में की थी, लेकिन इसके शरीर के सारे शरीर के अंदर पानी भरा होगा, सारे शरीर के अंदर पानी के साथ गैस भी भरी होगी। तो ट्रीटमेंट इसका वही है, वही क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन, उसने ही उसकी डोज है, पर इसमें ट्रीटमेंट कई बार लंबा हो जाता है।
उस केस में हम लोगों को गैस केवल इस पार्ट में ख़त्म करनी होती है, इसमें हम लोगों को सारे शरीर में गैस ख़त्म करनी पड़ती है। तो इसमें कई बार इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा पड़ जाता है। लेकिन इस केस बीमारी में भी तकरीबन 100% मॉर्टेलिटी होती है। अगर आप लोगों ने उसका सही टाइम पे इलाज ट्रीटमेंट नहीं की तो इसमें भी डेथ के चांसेस बन जाते हैं। सर इस बीमारी में पूरे शरीर में जब ये गैस फैल जाती है तो सर पशु का उत्सर्जन क्रिया सर बरकरार रहता है कि रुक जाता है? पशु का उत्सर्जन क्रिया सर, जैसे मल करना, पेशाब करना? नहीं बेटे, पेशाब करना इसमें रुकता नहीं है क्योंकि इसमें यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। जी। लेकिन पशु बीमार और डिप्रेस्ड इतना रहता है कि ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना रूमिनेशन करता है और बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जब पशु तंदुरुस्ती नहीं है तो उसके हम क्या उसके दूध का तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। हम लोगों को तो पशु की ज़िंदगी बचाने का मकसद है कि पशु की ज़िंदगी बच जाए। जी सर। लेकिन उसमें किसी और सिस्टम में कोई अबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आती। जी सर। समझा कि? थैंक यू बेटे। हाँ भाई, किसी और बच्चे ने, किसी और विद्यार्थी ने कोई चीज़ पूछनी हो, किसी का कोई और क्वेश्चन इस बीमारी के बारे में? जब हम इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं BQ को, इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लक्षण BQ जैसे होते हैं, आप लोगों को ये जानना अति ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैंने आपको बोला था BQ बीमारी में ये एक्यूट बीमारी है, इसमें डेथ बहुत जल्दी होती है, इसको हम सडन डेथ बोलते हैं। और कई बीमारियां हैं। दूसरी बात, BQ की बीमारी में मरने के पश्चात पशु की नाक में, नाक के जरिए और पशु की एनस के जरिए, ये बात दोनों समझते हो? नाक के जरिए भी खून आता है, खून के साथ साथ गैस भी आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लडी फ्रॉथ, खून वाली झाग, वो नाक से आती है। इसी तरह वो एनस के जरिए भी निकलती है। लेकिन जो खून बाहर आता है वो खून उसी वक्त जम जाता है इस BQ की बीमारी में। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी और भी बीमारी है जिसको हम एंथ्रेक्स बोलते हैं। एंथ्रेक्स में भी पशु मरने के पश्चात पशु की सारी ओपनिंग्स में, जिसमें उसकी जितनी ओपनिंग्स उसके शरीर में है, मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गए, वल्वा हो गया और एनस हो गए, सभी ओपनिंग में से खून के साथ साथ झाग आती है। लेकिन BQ में सिर्फ 2 ओपनिंग से आती है। लेकिन BQ बीमारी में वो खून जो बाहर निकलता है वो जम जाता है, लेकिन एंथ्रेक्स की बीमारी में वो खून क्लॉट नहीं करता। तो इसलिए जब आपका कोई पशु मरा है, मरने के पश्चात आप लोग डायग्नोस कर पाते हो कि क्या ये BQ से मरा है, क्या ये एंथ्रेक्स से मरा है। तो एक आपको ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर पता होना चाहिए क्योंकि वे बीमारी उसके बिल्कुल वैसी ही है। तीसरी एक बीमारी और है जिसको हम बोलते हैं बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के भाव पशु के पेशाब का रंग लाल होता है, लेकिन वो बीमारी भी बैक्टीरिया के कारण होती है। वो भी इसी तरह के बैक्टीरिया हैं, उसमें भी जो डेथ होती है बिल्कुल सडन होती है, ऑल ऑफ ए सडन होती है। लेकिन उस बीमारी में देखा गया है नाक के या किसी भी ओपनिंग के जरिए खून या झाग बाहर नहीं आती और उसमें पेशाब का रंग लाल होता है। ठीक है ना। इसलिए आप लोग इन तीनों बीमारियों को डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हो, लेकिन पशु की मृत्यु के बाद। लेकिन दूसरी बात मैंने आपको क्या एडवाइस की थी कि हम लोगों ने पशु को खोलना नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग केवल इसके बाहरी सिम्टम देख के ही इसको डायग्नोस करने की कोशिश करोगे कि ये कौन सी बीमारी से मरी है। आप लोग उस पशु को, बीमारी को, उसको खोल के कभी नहीं देखोगे, क्योंकि ना तो हम इसके ब्लैक वाटर में पशु की बॉडी खोलते हैं, ना ही हम एंथ्रेक्स में बॉडी की खोलते हैं। बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया में हम बॉडी को खोल सकते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट एडवाइसेबल। सो आप लोगों को इसका डिफरेंशियल डायग्नोस केवल उसकी निशानियों से ही करना पड़ेगा। सर ये BQ बीमारी के अंदर जो पिछले पैर में जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है और गैस होती है, उसको निकाल सकते हैं आप? हम प्यारे किसान भाइयों, पहली तो बात यह है कि इसके पैरों में सूजन नहीं आती। क्या मैंने आपको बताया है, इसके केवल ये नी जॉइंट से ऊपर केवल इस पार्ट की सो जाती है जहाँ पे थिक मसल्स, हैवी मसल्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वहाँ पे ऐसी स्वेलिंग आ जाती है जिसको हाथ लगाने से उसके भीतर पानी और गैस मालूम हो, तो हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं उसको हम लोग कभी खोलते नहीं हैं।
लेकिन अगर आप उसकी कन्फर्मेशन करना चाहें, अगर आप लोग उसको इंसाइज करना चाहें थोड़े से पार्ट को, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसके भीतर है क्या, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप इंसाइज करोगे वो पानी ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। पहली बात, इंसाइज करके देखोगे उसके भीतर से काले रंग का पानी जिसमें गंदी स्मेल आती होगी और साथ में उसके गैस बनती होगी, गैस के बबल होंगे, पानी होगा काले रंग का, ठीक है ना, और उसमें गंदी स्मेल आती होगी, ऐसी चीज आपको देखने के मिलेगी। वो आपका कंफर्मेशन साइन है कि आपको पक्का कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ये बीमारी है। लेकिन अगर आपको उसके पैल्पेशन करने से ऐसे ही महसूस हो जाता है तो आप लोगों को उसका खोलना इट इज नॉट एडवाइजेबल, उसको आपको कट नहीं देना चाहिए। समझा गई बात की बेटे? ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ब्लैक वाटर है ये जैसे पैर में आती है, पैर के ऊपर जो मसल्स भाग है उसमें आती है, तो वैसे ही इसके जो लक्षण है सोजिश है वो गर्दन में भी आ सकती है? नहीं बेटे, इसमें प्यारे किसान भाइयों बात ऐसी है, ये बीमारी मैंने आपको बोला इसको बोलते हैं टिश्यू स्पेसिफिक। कौन से टिश्यू में ये बीमारी के जरासीम पलते हैं। मैंने आपको क्या बोला, जहाँ पे थिक मसल्स हैं, हैवी मसल्स हैं, ये बीमारी के जरासीम वहीं पे पलते हैं। ज़्यादा तौर पे जब हम बाहर से देखेंगे तो बाहर से आप लोगों को केवल ये लेग के थाई मसल्स में ये बीमारी के टिश्यू ऑर्गन्स पलते हैं, वहीं पे इसकी निशानियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप इंटरनल ऑर्गन्स को कोई देखना चाहो तो इंटरनल ऑर्गन्स में ये जो आपकी जीभा होती है पशु की, इस जीभ का जो टिप वाला पार्ट नहीं, इसका बेस पार्ट जो इसका पिछला पार्ट है, कई बार जीभ के पिछले पार्ट में भी सो जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हार्ट के जो मसल्स हैं, जो हार्ट के मसल्स की बीच वाली सतह है जिसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, उसमें भी कई बार सूजन आ जाती है। तीसरी बात, एक हमारी बॉडी के भीतर डायफ्राम होता है जो हमारी ये पेट वाली कैविटी को ऊपर इस छाती वाली कैविटी के बीच में एक पर्दा होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, कई बार उस डायफ्राम की सोज भी आ जाती है। और ये भी देखा गया कई केसेस में, बहुत कम केसेस में, ये आपकी जो पशु की झालर है, ये झालर भी कई केसेस में सूज जाती है। तो हम लेकिन नॉर्मली जितने भी केसेस होते हैं उसमें 90% केसेस में केवल लेग की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन बाकी कुछ केसों में आप लोगों को झालर की सोज भी मिल सकती है। समझा गई बेटे? थैंक यू। हाँ भाई, कोई और बच्चा, किसी और का कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है सर, क्या ये बीमारी शीप में भी हो सकती है? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये बीटियों की बीमारी शीप में ज़्यादा आती है, इसके पेंडेमिक शीप में ज़्यादा हैं, क्योंकि शीप को हम आए 6 महीनों के बाद हम उसकी वूल को उतारते हैं। जब हम लोग इसकी शीप की वूल को उतारते हैं, इसकी हम लोगों को शीरिंग करनी पड़ती है। कई बार हम लोगों को उसकी टेल डॉकिंग भी शीप में होती है। जब हम उसके शरीर के ऊपर ये मशीन फेरते हैं तो उसमें कई बार शरीर के ऊपर जख्म हो जाते हैं। जब शरीर के ऊपर जख्म हों तो ऐसे केसेस में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये अक्सर देखा गया है जब भी शीप में बीमारी आती है, क्योंकि शीप को हम लोग घरों में नहीं रखते जैसे हम लोग पशुओं को रखते हैं। शीप को हम लोग सारा हार्ड का हार्ड, सारा फ्लॉक का फ्लॉक हम लोग बाहर लेके जाते हैं। अगर बाहर उस पास्चर्स में कहीं ये बीमारी के जरासीम हों या बीमारी के जरासीम या स्पोर्स हों तो उस जख्मों के भीतर से इस स्पोर्स की एंट्री हो जाती है और उसमें कई भेड़ों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसलिए प्राय अक्सर ये देखा गया है कि भेड़ों में जब ये बीमारी आती है तो काफ़ी ज़्यादा भेड़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो एक आउटब्रेक के रूप में आती है। इसलिए पशु को जब हम लोग पशु की इस शीप की हम जब खाल उतारते हैं या इसकी वूल को उतारते हैं, वूल को उतारने से पहले हम लोगों को शीप की वैक्सीनेशन कर देनी चाहिए, कम से कम 15 दिन पहले, ताकि उसके अगेंस्ट उसके शरीर के भीतर एंटीबॉडीज बन जाएं, तब उसमें बीमारी होने का रिस्क बिल्कुल नहीं रहता। थैंक यू बेटे। सर मेरा ऐसा क्वेश्चन है सर, जब पशु को बीमारी होती है तो उसमें हीमोग्लोबिन जो बीमारी है तो उसमें पशु पानी पीता है, तो उसके वजाइना से ब्लड आता है, तो वो क्या प्रकार है सर? वजाइना से ब्लड, देखो प्यारे किसान भाइयों, जो मैं सोचता हूँ
वजाइना से ब्लड तो नहीं आता। बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन का भाव क्या है, उसके पेशाब का रंग लाल हो जाता है। ये बात सभी समझते हो। ये पेशाब का रंग लाल होना ये कई बीमारियों, एक बीमारी में कई बीमारियों में होता है। लेकिन जो मुझे लगता है इसका क्वेश्चन पूछने का भाव है, सर्दियों में जब हम लोग पशुओं को ठंडा पानी पिला देते हैं, ये बात समझते हो, सर्दियों में जब हम पशुओं को ठंडा पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाने से जो खून के लाल सेल है वो कई बार टूट जाते हैं, तो उनके टूटने से ये हीमोग्लोबिन पेशाब में आने लगता है। ये प्राय अक्सर देखा गया कि छोटे पशुओं में, काफ्स में, जब सर्दियों के दिनों में हम उनको ठंडा पानी पिलाएं, उनमें ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। लेकिन बड़े पशुओं में भी होती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकती, होती है, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपके पशु को सर्दियों के दिनों में कई बार पेशाब का रंग लाल आए, तो इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है, आप लोगों को उस पशु को 3 से 4 दिन ठंड से बचा के रखना है, और नंबर 2 उसको बिल्कुल कोसा ल्यूक वारम वाटर पिलाना है जब भी उसको पानी पिलाना है। तो उसमें आपकी समस्या बगैर कोई ट्रीटमेंट के ऐसे ही हल हो जाएगी, और ये प्राय अक्सर होता है। इसको हम नॉन स्पेसिफिक केसेस के अंडर ले लेते हैं। समझा गई बेटे सभी को? अच्छा। चलो बेटे।